गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने सॉल्यूशन रखना चाहते हैं मॉडल सेट 2 का। मॉडल सेट 2 मतलब इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के लिए जो टर्म 2 के परीक्षा आयोजित होनी है 24 मार्च से, जिसकी तिथि निर्धारित की गई है, उसके लिए JCRT के द्वारा कुछ मॉडल पेपर जारी किए गए हैं कि किस तरह के सवाल आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। उसके लिए कुछ मॉडल सेट जारी किए गए हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में पहले मॉडल सेट का मैंने सॉल्यूशन बताया है और आशा करता हूं कि उससे आपको बहुत कुछ आइडिया आया होगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसका। और आज मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरे मॉडल सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और दूसरे मॉडल सेट में भी वही 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 13 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। एक बार मैं फिर से इसके इंस्ट्रक्शंस बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सभी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका आंसर एक सेंटेंस में मैक्सिमम देना है और उस 7 सवालों में से केवल 5 का जवाब लिखना है। आप ये भूल मत करना कि सातों के सातों का जवाब लिख देना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, समय व्यर्थ में जाएगा। तो उसमें से केवल 5 का जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 to 14 7 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसके जवाब 50 से 100 के शब्दों के बीच में देना होता है और उनके नंबर 1 क्वेश्चन के नंबर है 3 और उसमें सभी 5 सवालों का जवाब लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 25 से 19 तक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, जिसका जवाब बहुत 300 शब्दों में दे सकते हैं आप। केमिस्ट्री में उतना शब्द होता नहीं है, यहाँ तो इक्वेशन बेस्ड आंसर होता है, तो उसका जवाब आप 300 शब्दों में मैक्सिमम लिखें। और उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और उसमें से उन 5 में से 3 सवालों का जवाब हमें लिखना है। टोटल मिलाकर 35 नंबर का ये टर्म 2 में सवाल का जवाब लिखना है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस बार टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एक साथ होने हैं। टर्म 1 के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, टर्म 2 के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर 3 घंटे की परीक्षा अवधि है और उन 3 घंटों में आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके और इन्विजिलेटर को सौंप देना है। तो बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। देखिए, ये हमारे सामने एक मॉडल सेट 2 है। मैं एक नज़दीक से जब आपको दिखा दूँ कि ये मॉडल सेट 2 है और उस मॉडल सेट में जो सवाल है, ध्यान दीजिएगा, मॉडल सेट 1 में जो पहला सवाल था वो था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। यहाँ पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, दोनों ही सैंपल पेपर में पहला सवाल केमिकल काइनेटिक्स से है और वो है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको कहा था कि रेट कांस्टेंट जो K होता है, रेट कांस्टेंट के उसका हम लोग एक जनरल यूनिट ढूंढते हैं, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। और कंसंट्रेशन को हम लोग मोल लीटर इनवर्स लिखते हैं। तो हम ये कह दें कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो n का वैल्यू तो 0, यही तो ऑर्डर है रिएक्शन का। तो अब K हो जाएगा, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स और इस पर पावर हो गया 1 माइनस 0 और सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और यह जो यूनिट है यह रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट है। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट का यूनिट रिएक्शन के रेट के यूनिट के बराबर होता है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वह उसके रेट के किसी भी रिएक्शन के रेट के यूनिट के बराबर होता है। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है घुमाकर। दूसरा सवाल है डिफाइन एडजॉर्प्शन, अधिशोषण को परिभाषित कीजिए। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है और एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है। आपको पता हो कि एडजॉर्प्शन में होता क्या है कि कोई सब्सटेंस लिया
तो मान लीजिए सॉलिड ही सब्सटेंस है कोई, इसके सरफेस पे लिक्विड या गैस का एक्यूमुलेशन हो गया और एक्यूमुलेशन के बाद कंसंट्रेशन इसका सरफेस पे ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन जो है एट द सरफेस ये ज़्यादा होगा इन द बल्क में जो कंसंट्रेशन होगा उससे ज़्यादा होगा सरफेस पे, तब हम उसको कहेंगे एडजॉर्प्शन। एड का मतलब ही होता है बाहर, एक्सटीरियर, तो एडजॉर्प्शन होता है जिसमें जिसका एडजॉर्प्शन हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट। ये है एडजॉर्बेट, और जिस पर एडजॉर्प्शन हुआ है इसका नाम है एडजॉर्बेंट। ये है एडजॉर्बेंट, और यह फेनोमेनन एडजॉर्प्शन कहलाता है। यह एक सरफेस फेनोमेनन है, सतही प्रक्रिया है, जिसमें बल्क का, इंटीरियर भाग का, आंतरिक भाग का कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जो भी एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है वो केवल और केवल सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होते हैं और वहीं डिपोजिटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन द गिवन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर अभी प्रगति पे है, चल रहा है चैनल पे। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है प्लैटिनम का, और कम्प्लेक्स है PtNH3(2) PtNH3(2) ClNO2। तो पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड। कोई भी सेंट्रल मेटल आयन जितना लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखिए यहाँ एमीन जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्लोरिडो मोनोडेंटेट है, नाइट्रिटो मोनोडेंटेट है। तो कितने लिगेंड्स है? ये 2 लिगेंड, तो 2 लोन पेयर देगा, 1 लिगेंड 1 लोन पेयर देगा, 1 लिगेंड 1 लोन पेयर देगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम 4। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कंपाउंड दे रखा है, ऐसा कंपाउंड है, यहाँ एक लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। देखिए यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, तो हम पेरेंट इसी को मानेंगे और नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये मिथाइल है और ये हाइड्रोक्सी है, तो अल्फ़ाबेट में पहले हाइड्रोक्सी आएगा, तो हम इसका नाम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेनल। आप इसके नियम जानते होंगे, क्योंकि ये जो मिथाइल अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हमेशा एंड वाले कार्बन पे होता है। उसके कार्बन को नंबर 1 समझा ही जाता है, उसको नाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेनल। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो और 6 कार्बन हो तो वह है, बता दूं मैं आपको, CHOH का होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोज है, ये एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज है। वहीं अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता तो कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज हो जाता। तो इसका उदाहरण, इसका जो एग्जाम्पल देना है तो C6H12O6, इसके नीचे इसका नाम लिख देना होगा ग्लूकोज। अल्डोहेक्सोज ग्लूकोज है, नाम लिखने में इसका यूज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। फिर से नेचुरल रबर आ गया, पिछले सैंपल पेपर में भी था। नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर,
नेचुरल रबर एक पॉलीमर है आइसोप्रीन का। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया होगा, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लगा हुआ है मिथाइल, यही है आइसोप्रीन, इसका मोनोमर, नेचुरल रबर का मोनोमर। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 में एंटीपायरेटिक ये समझना होगा। एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम कर दे, लोअर्स डाउन द टेम्परेचर, लोअर्स डाउन द टेम्परेचर, ये बड़ा ही कॉमन मेडिसिन है, बड़ा ही सेफ मेडिसिन है। एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करे। अब सभी लोग जानते हैं बुखार को कम करने वाला जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं कालपोल, तो कालपोल में जो मॉलिक्यूल है वो है पैरासीटामोल, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया पैरासीटामोल। बुखार जब भी हो तो पैरासीटामोल खाया जाता है, तो उसका आंसर हो गया पैरासीटामोल। तो ये 7 आंसर, 7 क्वेश्चंस जो है वो 1 to 7 ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसका आंसर मैक्सिमम एक सेंटेंस में देना है और इसमें से 5 ही का आंसर लिखना है। तो 5 का आंसर आप लिखे, मैंने 7 का आंसर आपको बता दिया है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 3 नंबर के हैं। ये भी 7 क्वेश्चन हैं, इसमें से केवल 5 के जवाब लिखने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आप इस दोनों में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो बड़ा आसान है, अगर आप पढ़े हुए हैं कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो किसी रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स के ऊपर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट होता है उनका सम होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स present at the concentration of reactants in rate law expression, rate law expressions। रेट लॉ एक्सप्रेशंस में जैसे हम लोग लिखते हैं रेट इज इक्वल टू K into concentration of A to the power X and concentration of B to the power Y, तो इसका ऑर्डर हो जाता है ओवरऑल ऑर्डर X प्लस Y। और आप जानते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है वह एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो ऑर्डर भी एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हुआ। तो एक पहला डिफरेंस ये लिखा, तो यहाँ लिख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी के केस में इट इज टोटल number of reactant molecules present in the balanced elementary, यहाँ एक शब्द मैंने जोड़ दिया एलिमेंट्री इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। देखिए मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल फैक्ट है जो रिएक्शन को देखकर सीधे बताया जा सकता है। जैसे हम कह दें कि H2 और प्लस I2 ये दे रहा है 2HI, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2।
एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। लेकिन कंडीशन है कि उसके लिए उस रिएक्शन को एलिमेंट्री होना चाहिए। एलिमेंट्री रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो एक स्टेप में होता हो। एक से ज़्यादा स्टेप अगर है तो वो कम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। एंड फॉर द कम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैन नॉट डिफाइन द मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वह रिएक्शन एलिमेंट्री होना चाहिए, एक स्टेप में होने वाला हो। तो उतना देखना नहीं है यहाँ, तो केवल डिफ्रेंशिएट करना है हमको। तो हम ये कह देंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं, देखिए ये 3 नंबर का सवाल है तो 3 डिफरेंस हमें लिखने चाहिए। दूसरा लिख सकते हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। यह एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और ये एक थ्योरेटिकल, इट इज टोटली थ्योरेटिकल। यह थ्योरेटिकल होता है, इसमें किसी एक्सपेरिमेंटल डाटा की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा जो सबसे ज़बरदस्त डिफरेंस लिख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो 0 हो सकता है। इट मे बी 0 और ये 0 नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, यह 0 नहीं हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन चूंकि यह 3 नंबर का सवाल है तो हमें 3 ही डिफरेंस से काम चला लेने हैं। 3 से ज़्यादा डिफरेंस लिखेंगे ही नहीं। ज़्यादा लिखने से गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। हो सकता है ग्रामेटिकल एरर हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, इसलिए ज़्यादा लिखने से हमेशा बचना चाहिए एग्जामिनेशन में। जितना डिमांड है उतना ही लिखें, कम भी नहीं लिखें, जितना डिमांड है हम उतना ही लिखें, ज़्यादा लिखने से बचना चाहिए। तो 3 डिफरेंसेस लिख दिया, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। What are lyophilic and lyophilic salts? Explain with example. क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बेटा कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल, ये कोलोइडल चैप्टर से है। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग। मैं समझा देता हूँ। लिक्विड, लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब लविंग, और लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हेटिंग, लिक्विड से जिसको नफरत हो। तो लायोफिलिक कोलोइड वैसे कोलोइड को, लायोफिलिक सॉल वैसे कोलोइडल सॉल को कहा जाएगा जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में बड़ा इजीली डिस्पर्स्ड हो जाता है। मतलब हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में डाले और सेक किया, कोलोइडल सॉल तैयार। तो वैसे सॉल को हम कहेंगे लायोफिलिक कोलोइड है, वो लायोफिलिक सॉल है। जैसे स्टार्च देखा होगा आपने, स्टार्च को डालिएगा पानी में, थोड़ा सा सेक करिएगा तो एक सॉल बन जाएगा, बड़ा आसानी से बन जाएगा। उसके लिए किसी स्पेशल मेथड की ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से बन जाएगा और हम उसको कहते हैं कि वह लायोफिलिक कोलोइड है। ठीक वैसे ही लायोफोबिक कोलोइड जो होता है उसको लिक्विड से नफरत होता है, वो लिक्विड में जाना नहीं चाहते हैं, वो डिस्पर्सन मीडियम में जाना नहीं चाहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है किसी न किसी तरीके से, कोई स्पेशल मेथड के द्वारा, और उसमें कोई एक हम स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं जो उसको डिस्पर्सन मीडियम में बरकरार रखता है। तो उसको कहते हैं हम लोग लायोफोबिक सॉल। जैसे जितने भी मेटल सॉल है, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, सल्फर सॉल, ये सारे के सारे सॉल जो है वो सभी लायोफोबिक होते हैं। हल्का सा डिस्टर्बेंस उनको कोगुलेट करा देगा, अनस्टेबल बना देगा, तो उनको हम कहते हैं कि वो लायोफोबिक सॉल है। मिल्क हमारा एक लायोफोबिक सॉल है, इमल्सन है लेकिन वो लायोफोबिक सॉल है। तो मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे, ये क्लियर हुआ कि लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल क्या है। बड़ा आसान सवाल सब पूछ रहा है, आप चाहें तो 100 में 100 मार्क्स ले आएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूलाई ऑफ फॉलोइंग। IUPAC नॉर्म्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 में, ए में नाम मैं पहले लिख देता हूँ, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो
कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यह नाम है और इससे हमें फॉर्मूला लिखना है। मैंने जो अभी लेक्चर जारी रखा हुआ है चैनल पे, उसमें ये आने वाला है, आप वहाँ भी देखकर इसको समझ सकते हैं, इसके रूल्स को। तो सबसे पहले हमें जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका सिंबल लिख लेना है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स का सिंबल, ये पहले तो एमीन आएगा 4 है, उसके बाद एक्वा आएगा वाटर, उसके बाद Cl आएगा। घेर दिया इसको। अब कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 करना है, तो एक तो भीतर में है, 2 बाहर कर दीजिए, 2 क्लोरीन, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। तो पहले तो निकेल लिख दीजिए, कार्बोनिल का होता है CO, टेट्रा मतलब 4, इसको घेर दीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है, तो यही इसका फॉर्मूला हो गया है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। पोटासियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, पोटासियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, यही नाम है। तो सबसे पहले तो Cr लिखेंगे क्रोमेट का, ऑक्सलेटो का C2O4, ट्राई ऑक्सलेटो, एक ऑक्सलेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ 3 माइनस देना पड़ेगा और उसको बैलेंस करने के लिए K3 यहाँ लिखना होगा। यही फॉर्मूला है पोटासियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3 का। ये कुछ रूल्स होते हैं, IUPAC ने नॉर्म्स दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हम लोग इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अरेंज द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 में अरेंज द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड, क्वेश्चन में कह रहा है कि C2H5OH अल्कोहल, CH3 का होल 2 NH, उसके बाद है C2H5NH2। इसको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो मैं आपको बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो इन तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, तो हमें कंसीडर करना होगा कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अल्कोहल में, उसके बाद होता है एमीन में। तो एमीन में सारे के सारे एमीन्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, तब सबसे कम टर्शियरी में। तो ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा है, हाँ, तो ऑर्डर हो जाएगा C2H5OH इसका सबसे ज़्यादा, उसके बाद C2H5NH2 और उससे के बाद CH3 का होल 2 NH, ये सेकेंडरी एमीन है, तो इसलिए यही ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। B, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर C6H5NH2। देखिए C6H5NH2 यहाँ लगा दिया, NH2 एनिलीन है ये। दूसरा कहता है C2H5 होल 2, C2H5 का होल 2 NH, और उसके बाद है C2H5NH2, C2H5NH2 सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर इसको सजाना है। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिसाइड करता है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें और इसमें बराबर होगा, दोनों में बराबर होगा, लेकिन चूंकि ये ग्रुप बड़ा है इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी C2H5NH2 की,
और उसके बाद होगी एनिलीन की सॉल्युबिलिटी NH2 और सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी C2H5NH इसका होल 2। तो ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी है क्वेश्चन नंबर 11 में। 12 में कहता है 3 डिफरेंस लिखिए, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, हल्का भी है। 3 डिफरेंस लिखना है क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल है, तो 3 डिफरेंसेस होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम 3 डिफरेंस लिख देते हैं। इधर लिख दीजिए DNA और इधर लिख दीजिए RNA। तो देखिए मैं समझा देता हूं। पहला डिफरेंस लिख सकते हैं कि इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए ये तो नाम है। इसमें जो ग्लूकोज यूनिट, शुगर यूनिट होता है, शुगर यूनिट पहला डिफरेंस हुआ, वो है 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर यूनिट। और इसमें जो शुगर यूनिट होता है वो राइबोज होता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है 2' पोजीशन पर, राइबोज। तो एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस कि इसमें बेस जो होगा वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ATGC, हाँ ठीक है, ये होता है। और यहाँ जो बेस होगा, बेस AGUC, मतलब यूरेसिल इसमें होता है और इसमें थाइमिन होता है, ये बेस हो गया। तीसरा डिफरेंस आप कह सकते हैं इट इज डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड ना। तो एक बात, तीनों डिफरेंस आप समझ गए होंगे। ये 3 जो बेसिक डिफरेंस है ये बताया आपको। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। DNA जो है वो टूट के फिर RNA बनाता है, RNA से DNA नहीं बनता है, पहले DNA ही टूट के RNA बनाता है, फिर RNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें 3 ही डिफरेंस लिखने हैं। जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया। अब कहता है कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बता दूं आपको कि एक अनसैचुरेटेड मोनोमर जो होता है, अनसैचुरेटेड मोनोमर एडिशन रिएक्शन में वही भाग ले सकता है, उसके n मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होके CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और पॉलीमराइज होके एक पॉलीमर देता है जिसको हम लोग एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर मिला हमको। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ कि अनसैचुरेटेड मोनोमर अंडरगोज पॉलीमराइजेशन टू गिव द ह्यूज मॉलिक्यूल, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, giant molecule known as polymer, and this process is known as polymerization. Polymerization में होता क्या है कि यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये बात लिख देना होगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसके बाद इसमें कह सकते हैं कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर यह बराबर होता है
सम ऑफ molecular mass of all the monomers, सारे के सारे मोनोमर्स के मॉलिक्यूलर मास के सम के बराबर होता है पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसमें कुछ भी बाहर निकलता ही नहीं है। और ये हमेशा स्टार्ट होता है एक इनिशिएटर के द्वारा, स्टार्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर। एक इनिशिएटर के द्वारा ही ये शुरू किया जाता है। यह है एडिशन पॉलीमराइजेशन। फिर से दोहरा देता हूँ कि एक ऐसा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर्स एडिशन रिएक्शन के थ्रू पॉलीमराइजेशन में भाग लेते हैं, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है सारे के सारे मोनोमर्स के मोलर मास के सम के बराबर होता है। और ये हमेशा एक इनिशिएटर के प्रेजेंस में होता है। वह इनिशिएटर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट करता है। और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, देखिए कंडेंसेशन शब्द जो है इसी का मतलब होता है कि संयोग होगा लेकिन कुछ छोटे मॉलिक्यूल का इवोल्यूशन बाहर हो जाएगा। जैसे हेक्सामिथिलीन डाईएमीन इसका होल 6, ये हेक्सामिथिलीन डाईएमीन है और इसका रिएक्शन होता है एडिपिक एसिड से COCH2 का होल 4 COOH। यह एडिपिक एसिड है। तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है, तो हर एक स्टेप में H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो जो पॉलीमर बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास सारे के सारे मोनोमर्स के मॉलिक्यूलर मास से हमेशा कम होगा, ये निश्चित ऐसा होगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच बाईफंक्शनल मोनोमर्स, वहाँ कहा था अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, यहाँ कहना होगा बाईफंक्शनल मोनोमर्स अंडरगो कंडेंसेशन followed by evolution of a small molecules like water, ammonia, methane, etc. To give the huge molecules known as condensation polymers. इस पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप में एक नया बाईफंक्शनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहेंगे और इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है तो हमेशा चेन लंबा होता जाता है, तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ आपने समझ लिया। पॉलीथीन का बनना एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू होता है और यह नायलॉन 6,6 जिसका बनना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए जो मोनोमर्स होंगे उसके लिए कंडीशन है कि वो मोनोमर्स बाईफंक्शनल होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप्स तो हों ही, तभी वो कंडेंसेशन में भाग लेगा। तो ये दोनों पॉलीमराइजेशन मोड का मैंने आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटासिड एंड डिसइंफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 ए में है एंटासिड। एंटासिड का मतलब हुआ कि एक ऐसा मेडिसिन, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सवाल है, एक ऐसा मेडिसिन जो एसिडिटी को रिमूव करता हो, एसिडिटी को ट्रीट करता हो, उसको शांत करता हो। एसिडिटी मतलब गैस जो पेट में बनता है उसको जो ठीक करता हो वो कहलाता है एंटासिड। और एंटासिड्स में सबसे पहली 1975-76 की बात है, उस समय सिमिटिडीन मॉलिक्यूल बड़ा ही बेस्ट सेलिंग ड्रग्स का अवार्ड भी मिला था उसको। उसके बाद धीरे धीरे रेनिटिडीन जो एसिलॉक और जिंटेक के नाम से आया, उसके बाद ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रिवेप्राजोल, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आए जो एंटासिड का काम करते हैं और वो एसिडिटी को रिमूव करते हैं। एंटासिड। डिसइंफेक्टेंट, बी में है डिसइंफेक्टेंट। देखिए डिसइंफेक्टेंट जो है
वो फ्लोर के लिए वर्क्स एट नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे फ्लोर क्लीनिंग या टॉयलेट क्लीनिंग के लिए जिस एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड का यूज़ करते हैं वो कहलाता है डिसइंफेक्टेंट, और वही एंटी माइक्रोबियल अगर आप इस्तेमाल करते हैं लिविंग सेल पे तो उसका नाम होता है एंटीसेप्टिक। तो दो तरह के एंटी माइक्रोबियल हुए, एक जो डिसइंफेक्टेंट है जो फर्श वगैरह साफ़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, और जैसे हमारा फिनाइल जो है वो है 5% एक्वस फेनॉल। 5% एक्वस फेनॉल को फिनाइल कहते हैं। फर्श साफ करने में हमेशा घर में यूज़ करते हैं इसका, और इसी का अगर 0 से 0.2% अगर फिनाइल ले लिया जाए तो वह एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसका। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब हुआ एक ऐसा एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जिसका इस्तेमाल हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को डिसइंफेक्टेंट करने में, स्टरलाइज करने में करते हैं, वो है डिसइंफेक्टेंट। अब ग्रुप सी में आइए, मतलब सेक्शन सी में आइए। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होता है। एक टेबल बनाया है, तो उस टेबल को आपके सामने क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। टेबल में कहता है कि कोई ए और बी के बीच में रिएक्शन हुआ है, और कहता है कि ए के प्रति रेट जो है वो कह रहा है कि ए के लिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी के लिए वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बी के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और कुछ डाटा दिया हुआ है। तो रिक्त स्थान को भरिए। जैसे मुझे तो बनाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है, और प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल रेट, ये डाटा हमारे पास है टेबल में। मैं लिख लेता हूँ पहले। एक्सपेरिमेंट 1 में 0.1 है और इसका 0.1 है, तो रेट है 2.0 इंटू 10⁻²। ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 में इसका डाटा नहीं मालूम है, इसका मालूम है 0.2, और तो रेट हो गया है 4.0 इंटू 10⁻²। ठीक बात है। एक्सपेरिमेंट 3 में इसका रेट मालूम है, इसका कंसंट्रेशन मालूम है, इसका भी कंसंट्रेशन मालूम है, और तो हो गया है, ये निकालना है, बड़ा आसान है। और चौथा में कहता है कि ये मालूम नहीं है लेकिन ये मालूम है 0.2, तो ये भी मालूम है 2.0 इंटू 10⁻²। तो कहता है कि अब आपको खाली जगह को भरना है। तो देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो B के रिस्पेक्ट में 0 है, तो B का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, रेट वही रहेगा, तो A का कंसंट्रेशन यहाँ 0.1 हो जाएगा। ये हमको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर A इतना है और B इतना है, तो रेट कितना होगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो A को छोड़ दीजिए, 1 में मालूम है, 2 में हमको भरना है, तो 2 की बात करते हैं। K आप K निकाल ही लीजिए ना पहला में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से रेट जो है 2.0 इंटू 10⁻² है, बराबर हो जाएगा K इंटू कंसनट्रेशन 0.1⁻1 0.1⁻0। तो अब अगर इससे K का वैल्यू आप निकालना चाहें तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻² बाई 0.1, तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻³ ठीक है। 10 ऊपर जाएगा तो नीचे 0.1 से डिवाइड किया तो 10⁻⁻1 हो जाएगा ये K का वैल्यू। अब हमको K मालूम है, तो एक्सपेरिमेंट 2 में हम क्या करेंगे कि डाल देंगे। रेट मालूम है 4.0 इंटू 10⁻² बराबर A का कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं है, तो A का कंसंट्रेशन रहने देते हैं K,
तो k का वैल्यू तो हमको पता है, हम लिख देंगे यहाँ बराबर 2.0 इंटू 10⁻⁻1 k। a का कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है और b का कंसंट्रेशन हमको पता है 0.2, इसका तो पावर 0 होगा। तो जब a निकालेंगे तो इसे डिवाइड कर देंगे, a का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही हम बाकी सबको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये आसान है, ये आसान है और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस वैल्यू पुट करना है और हमें इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, राइट द मोनोमर्स ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि पॉलीमर से जो सवाल पूछे जाएंगे 100% वो पता है कि जो बुक में चैप्टर के लास्ट में एक टेबल बनाया है पॉलीमर्स का नाम, उसके मोनोमर्स का नाम, उसका यूज़, वो आप एक बार देख लेंगे तो सवाल नहीं छूटेगा। तो कहता है मोनोमर्स लिखना है, ए में ब्यूना एस। देखिए यह एक पॉलीमर है, सिंथेटिक रबर है ये, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। तो इसके मोनोमर्स होते हैं ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 13 डाइन और एक होता है स्टाइरिन। इसके 2 मोनोमर्स हैं। जो आप खाते हैं च्युइंगम वो यही है, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर ही है। तो ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टाइरिन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग से लगा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर का ब्यूना एस का मोनोमर हो गया ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। ब्यूना एन इसका नाम है ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल रबर। यह भी एक सिंथेटिक रबर है जिसके 2 मोनोमर्स हुए ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और एक्राइलोनाइट्राइल का CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, एक्राइलोनाइट्राइल। इसके मोनोमर्स हैं डेक्रॉन C, डेक्रॉन। इसको पॉलिएस्टर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम पॉलिएस्टर भी है। और इसके 2 मोनोमर्स होते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है HOCH2CH2OH और टेरेप्थैलिक एसिड का फॉर्मूला है यह है टेरेप्थैलिक एसिड। तो यह एक पॉलिएस्टर है और जो रिंकल रेसिस्टेंट कपड़ा होता है, पॉलिएस्टर का कपड़ा पहनते हैं, ये भी पॉलिएस्टर का टायर वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। डी में कहता है जो मोनोमर है वो है बैकेलाइट। तो ये जो बैकेलाइट है इसका मोनोमर होता है फॉर्मल्डिहाइड। आप देख लेना टेबल में फॉर्मल्डिहाइड ही लिखा है, नोवोलैक्स से बनता है ये, तो उसमें ज़्यादा जाना नहीं है भीतर, बस इसका मोनोमर होता है फॉर्मल्डिहाइड। और नियोप्रीन, यह भी एक सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन का मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन।
क्लोरोप्रीन, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्लोरीन लगा रहता है। क्लोरोप्रीन नियोप्रीन रबर का मोनोमर है। तो इस तरह से इस मोनोमर्स को आप याद रख लीजिए और इसी से सवाल पूछा जाता है, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17, 18, 19 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 17 में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। H2S2O7, H2S2O7। तो H2S2O7 में ये एक इसको ओलियम कहा जाता है। HOOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। देखिए तो 7 हुआ, 4 5 2 7। यही फार्मूला है H2S2O7 ओलियम। B XeF4 स्क्वायर प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो जिसमें लोन पेयर ऊपर और नीचे रहेगा और यहाँ हो जाएगा फ्लोराइड फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। XeF4। C ClF3 टी शेप्ड मॉलिक्यूल है ये, तो टी शेप में यहाँ C8, यहाँ F, यहाँ F और यहाँ F। ClF3 इन दोनों जगहों पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर को दिखाना नहीं है। D में 4 IF7 तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका होगा। यहाँ आयोडीन, F F F पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है IF7 का। और HClO3 तो HOCCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड HClO3 इसका स्ट्रक्चर रख। देखिए इससे जितने भी सैम्पल पेपर होंगे, अभी तो 2 ही सैम्पल पेपर हमारे पास मॉडल सेट आया, उन दोनों मॉडल सेट में आप देख लीजिए कुछ कॉमन बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में स्ट्रक्चर ही पूछा जा रहा है, मोनोमर्स के बारे में पूछा ही जा रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा ही जा रहा है। तो आप कुछ कॉमन कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं कि सवाल आने वाला कैसा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन। अब एक बात बता दूं मैं, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं इसमें जैसे ये वेस्पर थ्योरी पर आधारित है, ये वेस्पर थ्योरी पर आधारित है, वेस्पर थ्योरी पर आधारित है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अगर आपने सीख लिया है तो 5 नंबर तो मिलना ही मिलना है। और मेरा अनुभव है कि स्ट्रक्चर सही होता है, जनरली बच्चे इससे पास होते हैं। जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर बनाकर पास हो जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। क्वेश्चन नंबर 18 का A HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है हेल वोल्हार्ड जेबिलिंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जेबिलिंस्की रिएक्शन यह बड़ा ही पिकुलियर टाइप का रिएक्शन है, जिसमें कहता है कि ये वैसा एसिड शो करेगा जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, यहाँ CH3 होगा, और जब इसका रिएक्शन कराया जाता है क्लोरीन से रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है। CH2 यहाँ पर Cl लग जाता है
और C डबल बॉन्ड OH। ये वही रहता है, केवल अल्फ़ा हाइड्रोजन पे क्लोरीन आके ऐड हो जाता है एक हाइड्रोजन को हटाकर। इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। तो यही लिख देना है कि दिस रिएक्शन इज शोन बाय, या यह अभिक्रिया वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा शो किया जाता है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। जब वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है लाल फास्फोरस के उपस्थिति में, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यही रिएक्शन कहलाता है हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। बी, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन का लिटरल मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर बनता कैसे है कि एक अल्कोहल CH2OH और एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो यहाँ से निकलता है H और यहाँ से निकलता है OH, और इससे H2O बाहर निकल जाता है और बनता है ईस्टर RCH2O C डबल बॉन्ड OR, और इसी रिएक्शन को कहते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन। और तीसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है, कार्बोनिल का रिएक्शन है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन डायरेक्ट हम किस में कर देते हैं, अल्केन में। और तो उसमें दो रिएक्शन आते हैं, ये है जिंक अमलगम और HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो सीधा बनता है CH2 + H2O। तो डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्जन हो जाना क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। इसी में एक और भी आता है उल्फ किस्नर रिडक्शन, तो वो नहीं, यहाँ तो क्लीमेंसन लिखना है, तो लिखेंगे कि व्हेन एन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस वी गेट द अल्केन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज Clemenson reduction, and Clemenson reduction is especially used to convert the carbonyls directly into alkanes। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन ए में है C6H5NH2। C6H5 है मतलब बेंजीन रिंग है, NH2 यहाँ NH2 लगा दिया प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म और प्लस KOH। ये कार्बाइल एमीन टेस्ट है, ये कार्बाइल एमीन टेस्ट है, तो इससे बनता है कार्बाइल एमीन। ये प्राइमरी एमीन का एक सबसे लाजवाब टेस्ट होता है, NC बनेगा, कार्बाइल एमीन रिएक्शन इसका नाम है। देखिए बाई प्रोडक्ट अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट है वो सही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा है C6H5NH2 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है। C6H5NH2 एनिलीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ, ये NH2 है और कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 से इसका रिएक्शन करवाना है, तो बनेगा NH3 + HSO3 - HSO3-। ये आइसोमेराइज हो जाता है, आइसोमेराइज होके और ज्विटर आयन बनाता है। यहाँ रह जाएगा NH3 + SO3-।
ये ज्वीटर आयन बनाता है। तो ये रिएक्शन हुआ। C6H5NH2 Br2 एक्वस। सी में एनिलीन का रिएक्शन, ये NH2 है और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया है Br2 एक्वस से, पोलर सॉल्वेंट है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो, यहाँ NH2 होता है और यहाँ Br लगेगा, यहाँ Br लगेगा और यहाँ Br लगेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एक और रिएक्शन है, मैं उधर थोड़ा सा जगह खाली कर लूँ दूसरे बोर्ड पे। क्वेश्चन डी मतलब 4, कहता है कि C6H5NH2 C6H5NH2, ठीक, NH2, इसका एसिटाइलेशन कराया CH3CO का होल 2 और यहाँ है O, एसिटाइल एसीटोनेट। तो एसिटाइलेशन कराने से आपको याद होगा अल्फ़ा पोजीशन को ब्लॉक करने वाला रिएक्शन है ये, NH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH3 बनेगा और ये अल्फ़ा पोजीशन ब्लॉक कर देता है। ये एसिटाइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन है, ये एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। E C6H5N2Cl, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस होता छूटा हुआ है, C2H5OH। जब अल्कोहल से इसका रिएक्शन कराया जाता है तो रिडक्शन हो जाता है इसका और ये बेंजीन देता है, बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, बेंजीन देता है ये। तो ये 19 रिएक्शन, 19 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो आपको 19 के 19 सॉल्व नहीं करने। देखिए मुझे लग रहा है कि लगभग 1 घंटे के आसपास 19 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा, डिस्कशन के साथ लगा। अब सीधे लिखते तब तो नहीं लगता उतना समय, लेकिन आप चूँकि स्टूडेंट हैं और आपको आंसर सोचना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, तो आप इस बात के लिए हमेशा तैयार रहें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन में, टाइम बर्बाद न करें और 13 ही सवाल का जवाब लिखना है। यहाँ तो हमने 19 का जवाब दिया, 13 सवाल का जवाब लिखना है और बड़ा ही सिस्टमेटिक लिखना है, ताकि एग्ज़ामिनर जो है वो प्रभावित हो और आपको अच्छा नंबर दे। तो चलिए, मैंने एक सैम्पल पेपर आज सॉल्व किया है, मॉडल सेट सॉल्व किया है और आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। 5 जो सैम्पल पेपर दिए गए हैं वो भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट इनफ, आप उससे अच्छा नंबर पा सकते हैं, उसमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सारे के सारे मॉडल सेट को जब आप देखेंगे तो एक कॉमन बात आपको समझ में आएगी कि सारे के सारे मॉडल सेट्स में कुछ सवाल, कुछ चैप्टर्स, कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है और एक रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो कहा जाता है ना कि ये मॉक टेस्ट है, ये परीक्षा जो होनी है वार्षिक परीक्षा, उसके पहले के लिए आपको एक इंडिकेशन दिया गया, एक इशारा किया गया है कि सवाल का पैटर्न क्या होगा। खैर चलिए, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, 1 घंटे का। आप इसको पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक देखें और सभी सवालों का कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आप इसमें बताया एक्सप्लेनेशन के साथ, तो जो सवाल इसमें है उसी का जवाब मिला आपको, उस टॉपिक से आपने परिचित हुए और आपको उसका एक रिवीजन हुआ। तो खैर, इसको बहुत धैर्यपूर्वक देखें, पूरा देखें और अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा देखें, इससे बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।